हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, उसके सबसे महत्वपूर्ण पियाजे का सिद्धांत यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने कितने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा, इसको बहुत ही अच्छे से आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और मैं बता दूं कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पियाजे का सिद्धांत, ठीक है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया है, ठीक है। जैसे पहला है संवेदीय पेशीय अवस्था, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही याद करना होगा कि पियाजे का जो सिद्धांत है कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 4 स्टेज में बांटा गया है, ठीक है। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, हम जानते हैं कि समदी पेशीय अवस्था क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो होता है, ये जन्म से 2 वर्ष तक का बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं और इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण है जो आपका फर्स्ट है संवेदीय या फिर इंद्रिय पेशीय अवस्था, इसको जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जो संवेदी पेशीय अवस्था है, ये जन्म से 2 वर्ष तक बालक की संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। मतलब इस वर्ष के जो बालक होते हैं वो अपने इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये सबसे पहले तो इसमें है सहज क्रियाओं की अवस्था, जो आपका इंद्रिय पेशीय अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था है, इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है सहज क्रियाओं की अवस्था, ठीक है। तो सहज क्रियाओं की अवस्था क्या है? तो यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। मतलब जब जन्म होता है तो जो सहज है वो जन्म से 30 दिन तक होती है और इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इनमें वस्तु को लेकर, मुंह में लेकर और चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। जो छोटा सा आपने देखा भी होगा, जन्म से 30 दिन का बच्चा, यानी इसका जो पार्ट होता है, इसको जो विभाजित किया गया है, ये है सहज क्रियाओं की अवस्था। दूसरा होता है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यानी 1 माह से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती है या फिर दोहराई जाती है, ठीक है। तीसरा है गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तो यह अवस्था 4 माह से 6 माह की होती है और इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। वे ऐसे भी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है गौड़ इसकी मेटा में समन्वय की अवस्था, ठीक है। मतलब कि जो ये अवस्था होता है वो 8 से 12 तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में जो शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है, वह बड़ों का अनुकरण करने लगता है। फिर है तृतीय वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, यानी यह अवस्था 12 से 18 माह की होती है और इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। मतलब कि यह अवस्था 18 से 24 माह की अवस्था है और इस अवस्था देखी गई वस्तुओं की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका था पहला इंद्रिय पेशीय अवस्था, जिसको जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या याद करना है, कभी टेट के एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि ये डीएलएड के जो आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये हो सकता है टेट के एग्जाम में पूछे, तो आपको ये जो संवेदीय अगर पूछ देगा संवेदीय पेशीय अवस्था कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे फर्स्ट है सहज क्रियाओं की अवस्था,
ठीक है। सेकंड है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तीसरा है गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। चौथा है गौड़ स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था। उसके बाद है आपका तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और लास्ट है आपका मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज। तो बस आपको पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना है। अब देखिए अगला है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था को इन्होंने 2 उप अवस्थाओं में बांटे हैं, ठीक है। यानी जो पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था इन्होंने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है, इसको भी बांटा है। तो देखिए प्राक संक्रियात्मक अवधि, यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है और इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों वो शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं और ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। यानी जो उनको निर्जीव वस्तुएं दिखती है उनको लगता है कि ये भी क्या है, इसमें जान है, मतलब कि सजीव। जैसे कि मान लीजिए खिलौना होता है, तो जो खिलौना होता है उसमें जान नहीं होता है, लेकिन उनको जो शिशु होता है उसको लगता है कि ये मेरे जैसा ही है, इसमें क्या है, जान है, प्राण है, तो उसको निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेता है, ठीक है। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। देखिए दूसरा जो है वो है अंतर्दर्शी अवस्था। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, वह चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उनके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है और 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। तो ये आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यानी जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, अगर हम शॉर्टली में बताएं तो जिन पियाजे ने इसको 2 उप अवस्थाओं में बांटा है, फर्स्ट प्राक संक्रियात्मक अवधि और दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होता है ये 2 से 4 वर्ष की होती है और जो अंतर्दर्शी अवस्था होती है वो 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और जो आपका अगर हम बात करें फर्स्ट यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था की, तो ये जो होता है जो बालक 2 से 4 वर्ष की होती है, इसमें जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है वो जो भी इनके पास इधर उधर की वस्तुएं, मतलब जो पास होता है, प्राणियों और शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं, ठीक है। और ये मतलब दूसरे की नकल करते हैं और खेल द्वारा सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। और दूसरा जो था आपका अंतर्दर्शी अवस्था, यह अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है और इस अवस्था में जो इनका संज्ञानात्मक विकास होता है वो ये होता है कि ये मतलब कि तर्क और चिंतन करने लगते हैं, लेकिन जो उनका तर्क होता है वो क्रमबद्धता के रूप में नहीं होता है। दैट्स क्लियर। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये क्या है, तो पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है, आप डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है कि जिन पियाजे के चारों संज्ञानात्मक यानी जितने भी 4 स्टेज है उसके बारे में लिखिए। तो अगर आपको डेट याद रहेगा तो बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसको 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। और जो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं और बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है, ठीक है। और तीसरा कि मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते। अभी हम बहुत ही अच्छे से आप सभी से डिस्कस करेंगे क्या कह रहा है। और बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं और इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका मूर्त संख्यात्मक की जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही कि ये 7 से 11 वर्ष होता है, ठीक है। और जो
इसमें बच्चे होते हैं जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है वो व्यवहारिक होती है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं बच्चे वो तर्क एवं समस्या, जो भी उनके सामने समस्या होती है उसके समाधान के लिए वो बहुत ही प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, विकसित होने लगता है उनका, वो भी जो भी समस्या आता है उनको सॉल्व करने या समाधान करने के लिए उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो विकसित होने लगता है। तीसरा है कि मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, यानी जो उनको जो भी समस्या दिखता है उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, लेकिन जो अमूर्त, जो नहीं दिखता है, जो समस्या नहीं दिखता है, उनको वो नहीं समझ पाते। उसके बाद जो बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व मतलब कि जो भी वस्तु है उनके गुण क्रमबद्ध तरीके से कर लेते हैं और मतलब उनके चिंतन में क्रमबद्धता नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपका होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क होता है वो परिपक्व होने लगता है और उसकी चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। और जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं और वैसे वैसे उनके समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, जिसे पियाजे ने सम प्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये आ सकता है कि सम प्रत्यय चिंतन की संज्ञा किसने दी है, तो जिन पियाजे ने दिया है। क्या है सम प्रत्यय चिंतन, तो जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे वो समस्या का समाधान भी ढूंढ लेते हैं, उनकी क्षमता विकसित होती है, इसलिए इसे जिन पियाजे ने सम प्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं व अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि हमने मूर्त में डिस्कस किया था, तो उसमें अमूर्त, जो भी अमूर्त समस्या था उसको वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन इसमें वो समझ लेते थे। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभव पर निर्भर करता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पुनरावृत्ति यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो संवेदी पेशीय अवस्था है इसको 6 भागों में बांटा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसको 2 भागों में बांटा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। जो आपका संवेदीय पेशीय अवस्था होता है इसकी जो आयु होती है वो होता है आपका जन्म से और 2 वर्ष तक, ठीक है। और जो आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था होता है के 2 से 7 वर्ष तक होता है। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष तक होता है। और जो औपचारिक होता है वो 12 से और वयस्क तक होता है। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ कुछ बोध प्रश्न है कि संवेदी पेशीय अवस्थाओं को मुख्य रूप से कौन कौन सी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो 6 अवस्थाओं में बांटा गया है जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से पुकारते हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में जो संवेगात्मक विकास होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो ये संवेगात्मक विकास है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। संवेग आप सभी को पता है 3 होता है वाटसन के अनुसार, क्रोध, प्रेम, भय। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है व उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे प्रेम, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध पे नियंत्रण, भय पे नियंत्रण, प्रेम पे मतलब कि
किस तरीके से सही इसका प्रयोग करना चाहिए, अगर वो सीख लेता है तो उसे हम क्षमतात्मक विकास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्षमतात्मक विकास किसे कहते हैं। ठीक, ये तो बाद में ना पूछेगा कि शैशवावस्था में क्षमतात्मक विकास या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो यही आ सकता है कि क्षमतात्मक विकास किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो यह विकास होता है यह मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है और उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे क्षमतात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि शैशवावस्था में क्षमतात्मक विकास कैसे होता है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। ठीक है, कैसे होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शैशवावस्था में जो क्षमतात्मक विकास होता है, क्योंकि जन्म से 5 वर्ष तक होता है, तो शिशुओं का क्षमतात्मक विकास धीरे धीरे और अस्पष्टता की ओर होता है। मतलब कि उनका जो क्षमतात्मक विकास होता है धीरे धीरे होता है, बट अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है। दूसरा कि शैशवावस्था में जो क्षमतात्मक विकास होता है वो विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। मतलब कोई विशिष्ट संवेग है तो बहुत ही धीरे, जो उसकी गति है बहुत ही धीरे होती है, उसके स्वभाव के साथ जुड़ता है। और शारीरिक आयु के साथ साथ क्षमतात्मक विकास में तीव्रता होती है, यानी जैसा बालक उसके शारीरिक विकास होता है वैसे ही उसका क्षमतात्मक विकास भी बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ता है। शिशु के क्षमतात्मक विकास को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, चार्ट के थ्रू बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्रम, यानी जन्म के समय। ठीक है, जन्म के समय वो किस संवेग में आता है, तो उत्तेजना। ठीक है, 1 माह में उसको पीड़ा और आनंद दोनों ही आता है। ठीक है, तीसरे माह में वो जैसे ही जाता है तो उसको क्रोध आने लगता है। ठीक है, चौथे माह में क्या होता है, उसको परेशानी होता है। 5वें माह में उसको भय लगता है। 10वें माह में उसको प्रेम होता है। जैसे ही 15वें माह में आता है उसको ईर्ष्या, और जैसे ही 1 साल का होता है 2 साल का होता है तो फिर उसको खुशी और प्रसन्नता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यानी शैशवावस्था में चार्ट के थ्रू समझ सकते हो कि जो शिशु जन्म लेता है जन्म के समय तो बहुत ही उत्तेजित रहता है। ठीक है, और जैसे ही पहला माह यानी स्टार्ट होता है पूरे 1 मंथ, वो बहुत ही पीड़ा और आनंद दोनों होता है। तीसरे माह में उसको क्रोध आती है। चौथे माह में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। 5वें माह में उसको भय लगता है। 10वें माह में उसको प्रेम संवेग विकसित होता है। 15वें माह में उसको ईर्ष्या आने लगती है और 24 यानी 2 साल में उसको खुशी प्रसन्नता आने लगती है। ठीक है, अब देखिए, शैशवावस्था में मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि 3 ही संवेगों का विकास होता है। ठीक है, शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। वो कभी रोता है, वो कभी हंसता है और कभी कभी दोनों को प्रकटीकरण साथ साथ ही करने लगता है। मतलब कभी कभी हंसता भी है, कभी कभी रोता भी है, और आपने देखा भी होगा कभी कभी डरता भी है। ठीक है, और शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण क्षमतात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। यानी जो शैशवावस्था का अंतिम चरण होता है, जिस तरीके का वातावरण रहेगा उसी के अनुरूप बालक का क्षमतात्मक विकास भी होगा। अगर अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर थोड़ा खराब होगा तो खराब। तो ये होता है शैशवावस्था में क्षमतात्मक विकास किस तरीके से होता है। अब हम जानते हैं बाल्यावस्था में क्षमतात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो देखिए, इस अवस्था में संवेगों में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है और बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। यानी कोई भी काम करता है, क्रिया करता है, वर्क करता है तो उसके प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, उसमें कुछ न कुछ उसका इमोशन यानी फीलिंग यानी भाव छुपे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद माता पिता द्वारा बताए कार्य के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है। ठीक है, इस अवस्था के अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना
सीख जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। फर्स्ट की बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, तो जो इसमें बालक होते हैं वो उनका जो संवेग होता है वो अस्थायित्व आना मतलब अस्थायी हो जाता है, और जो इसमें बालक होते हैं वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, और वो कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा प्रकट करते हैं। ठीक है, और जो इसमें बालक होते हैं वो समाज के नियमों का समायोजन करने लगते हैं। अगर कोई भी माता पिता कार्य के प्रति वो हाँ या ना कहकर चुप रहते हैं और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाते हैं। तो ये हो जाता है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अब हम जानते हैं कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर और किशोरी से अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। यानी मतलब यहाँ ये आशा होप किया जाता है कि जो किशोर एवं किशोरियां हैं बहुत ही अनुशासन ढंग से जिए, लेकिन जो इसका रिजल्ट होता है एकदम इसका विलोम होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। हम उन्हें न तो बालकों की कोटि में रखते हैं और न ही बड़ों की कोटि में। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक विकास जो होती है वो स्थिर नहीं होती है और स्थिर पाई जाती है। ठीक है, किशोर किशोरी में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, मतलब स्थिर नहीं, अस्थिर इसलिए कहा गया है। अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति वो क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। किशोर और किशोरी की शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप होती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक विकास स्थिरता व निर्बल व अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक जो विकास होता है वो अस्थिर पाई जाती है। किशोर व किशोरी अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के लिए अपनी आकृति, ठीक, स्वास्थ्य हो गया, सम्मान हो गया, धन प्राप्ति हो गया, शैक्षिक प्रगति हो गया, मतलब इसके लिए वो सामाजिक सफलता हमेशा चिंतित रहते हैं। किशोर न तो बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़, अतः उसे अपने संवेगात्मक विकास जीवन में वातावरण से अनुकूलन में बहुत ही कठिनाई होती है, और इसे हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो इसे कठिन अवस्था भी कहा जाता है, परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। यदि वो अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी घर से भाग जाता है या आत्महत्या तक कर शिकार हो जाता है। किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उन्हें खिन्न यानी गुस्सा यानी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो संवेग तो पूरा विकसित हो जाता है, लेकिन जो नियंत्रण है वो उस पर नहीं रख पाते हैं, अस्थिर रहता है। कभी बहुत गुस्सा तो कभी बहुत प्रेम, वही सामान्य परिस्थिति होती है, लेकिन इस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि तीनों अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, और देखिए पुनरावृत्ति यानी जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती, परंतु वो धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगता है। ये क्या है, तो ये आपका हो जाता है शैशव अवस्था। ठीक है, संवेग के मुख्य 3 प्रकार है, वो है क्रोध, भय, प्रेम। बोध प्रश्न, विद्यालय का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए, ये आप सभी को बताना है। और संवेग के 3 प्रकार बताइए, क्रोध, प्रेम, भय। और विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, तभी एक बालक बहुत ही अच्छे से सीख सकेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका जो जैसे हमने संज्ञानात्मक विकास पढ़ा और संवेगात्मक विकास पढ़ा, इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई थिंक आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और जो ये पॉइंट्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।